गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज 28 मार्च 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको मैं इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हर एक एक क्वेश्चन आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा तो हो सकता है कि आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन यहीं से टपक जाए, क्योंकि आज सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेके आए और डेली ही ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं। आपको डेली इसे वीडियो देखते जाना है, देखते जाना, देखते जाना है और आपको एग्जाम में निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो पेन पेपर साथ ले लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको नोट कर लिया करिए। और करंट अफेयर से डरने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि कुछ फैक्ट उसी समय याद हो जाएंगे और कुछ बाद में दोबारा रिवीजन करते समय याद हो जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, क्या है क्वेश्चन? हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा है, ब्रिक्स। अब क्वेश्चन कोई भी आए, क्वेश्चन आ गया सामने तो उसको पूरा डिटेल से पहले ध्यान से पढ़िए कि उसमें दिया क्या है। अब क्वेश्चन ही नहीं अच्छे से पढ़ा तो आंसर कहां से देंगे? तो क्या है, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। अब इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, बट इसको शॉर्ट में समझा देता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1939 में शुरू होकर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के बाद खत्म हुआ। तो इसके बाद दुनिया में दो ऐसे टॉप वर्चस्व की लड़ाई में, मतलब कि मैं देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह रहूंगा, उसमें सबसे नंबर 1 पे लड़ाई में थे यूएसए, और जो दूसरे थे पार्टिसिपेंट वो थे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई चलना शुरू हुई 1945 से और 1991 तक चली। कई लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपने घर गंवाए और इन लोग की लड़ाई, बट इसमें एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, इस पे चली राजनीति। तो 1991 में यूएसएसआर टूट गए, यूएसएसआर खत्म हो गए, 14 देशों में टूट गए। तो यूएसए बचे अकेले। अब यूएसए को रोकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश में इतना दम नहीं था जो इसको रोक सके यूएसएसआर को। क्यों यूएसएसआर को रोकना मुश्किल था? क्योंकि इस यूएसए को रोकना मुश्किल था क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था बहुत आगे थी और सेना के मामले में और हर चीज के मामले अच्छी थी। तो इसको टक्कर देने के लिए कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया और दुनिया के 4 ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से उभर रही थी, 4 सबसे तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्थाएं मिलती हैं और उस संगम को बोलते हैं ब्रिक। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ये रसिया, इंडिया, चाइना एशिया के हैं और ब्राजील जो है वो अफ्रीकन कंट्री है। तो ब्रिक मिलता है, इसका नाम दिया था, इसको ऐसे मतलब ग्रुप में बना के दिया था, ऐसे BRIC लिख कर जिसने दिया था उसका नाम है ओनील। क्या नाम है? ओनील। ओलिनी जैसा लग रहा है ना, ओलिनी से याद कर लीजिए, ओनील, ब्रिक। इसके बाद ये 2010 में आया एक देश साउथ अफ्रीका, कहा भाई साहब हम लोग को भी मिला लीजिए, हमको भी मिला लीजिए, हम भी बहुत तेजी से उभर रहे हैं और हम भी आप लोग के साथ सहयोग करेंगे और अमेरिका की लड़ाई में या दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई में हम भी आपके साथ रहेंगे, किसी भी एक देश का दबदबा पूरी दुनिया पे नहीं होने देंगे। तो इन लोगों ने कहा ठीक है आप भी आ जाओ, अब नाम रहेगा ब्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रिक्स में क्या हुआ कि अब कोई भी संस्था बनेगी, कुछ लोग साथ में रहेंगे तो पैसों से ही तो लड़ाइयां होती हैं, है ना, पैसों का मैनेजमेंट नहीं हुआ तो लड़ाइयां होता है। तो इन लोगों ने कहा कि हम एक बैंक बनाएंगे, बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रहा है। तो ये बैंक बना नेशनल डेवलपमेंट बैंक। कौन सा बना? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई? 2014 में। हेडक्वार्टर कहां रखा गया? शंघाई में। कहां हेडक्वार्टर रखा गया? शंघाई। शंघाई किस देश में है? चीन। चीन यानी चाउमीन वाले ताऊजी, चाइना के पास है। तो 2014 में एनडीबी हुआ। अब एनडीबी में कौन कौन से देश हैं? तो ब्रिक्स के तो सारे देश हैं, यानी ब्राजील, दूसरा देश कौन सा था? रूस, तीसरा देश कौन सा है? अपना प्यारा देश इंडिया, फिर
चीन चाउमीन वाले, फिर साउथ अफ्रीका, तीन देश नए आके जुड़ गए। वो कहे हमें भी जोड़ लो, बैंक से तो कम से कम जोड़ लो। तो वो कौन कौन से देश थे? उरुग्वे, यहां मैं बीच में लिख देता हूं, उरुग्वे, बांग्लादेश और एक देश कौन सा था? सऊदी अरब। ये 8 देश आके मिल गए। अब 8 देश, 1 2 3 4 5 और ये 3, 8 देश। अब 9वें देश के तौर पे जुड़ गया है मिस्र। मिस्र क्यों जुड़ा है? इनको करना था अपने देश का विकास, बनाने थे इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया सा पोर्ट बनाना है, बढ़िया सा एयरपोर्ट बनाना है, बस अड्डे बनानी है, सड़क बनानी है, स्कूल कॉलेज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। पैसा है नहीं, वर्ल्ड बैंक के पास गए, अमेरिका के पास, क्या कि वर्ल्ड बैंक पैसा दे दो। वर्ल्ड बैंक आगे कैसे पैसा देते हैं? तुम्हारे पास कोई बहुत बढ़िया कमाई का साधन है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है कि तुम्हें लोन दे दें? उनको तो लोन मिला नहीं। इसके बाद गए आईएमएफ के पास, आईएमएफ भी अमेरिका के हैं, क्या लोन तो हम तुमको दे देंगे, तुम्हारे पास जॉब हो चाहे ना हो, लेकिन जहां हम कहेंगे वहीं खर्चा करना, बिना हमसे पूछे 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना। तब कहा कि यार तू फंस गए, अब क्या करें? तो अब आया ये, कहा कि अब हम चलेंगे इंडिया के पास, ये सही आदमी है, ये सही चीज बताएगा। तो इंडिया के पास आया। अब इंडिया ने इनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप एनडीबी में जुड़ जाइए, नेशनल डेवलपमेंट बैंक में, तभी आपको कुछ साधन हो सकता है। तो ये आ गए एनडीबी की सदस्यता लेने और बन गए हैं 9वें देश के तौर पे। क्या ये ब्रिक्स के सदस्य हैं? नहीं। किसके हैं? एनडीबी के, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ बैंक। और कहां पे इसका हेडक्वार्टर? संघाई चाइना में। इसके बाद ये 5 लोग हैं, 5 देशों के। बिमस्टेक के 19वें मंत्री से अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हाल ही में हुए हैं उनको देख लेते हैं। बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? बांग्लादेश के ढाका में। इसकी 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, किस देश में हुई थी? ये हुई थी लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों के देश में। क्या नाम है उसका? जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, जो एशियान का सदस्य भी है, थाईलैंड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन तो पूछ सकता है, किसी को जल्दी पैसा अच्छे से देते नहीं है सब। 1945 में इनका गठन हुआ था, वही वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। वाशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। टोटल 189 देश हैं। कितने? 189 याद कर लीजिएगा किसी भी तरह, 189 देश हैं। और डेविड मालपास, कौन? डेविड मालपास क्या इनके अध्यक्ष हैं। अब 189 को ध्यान से देख लीजिए, क्यों? 9 से होता है नौरू, नौरू। इसका 189 नंबर का जो देश है वो है नौरू। आईएमएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वर्ल्ड बैंक का नाम छोटा है, इनका बड़ा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कब गठन हुआ था? 1945 में। कहां हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है। अब इनकी हेड कौन है? इनकी हेड है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। इसमें कितने देश थे? 189। इसमें एक ज्यादा है, ये 2 लेटर से बना हुआ है WB, और ये 3 लेटर से बना हुआ है IMF। इसमें 1 लेटर ज्यादा है, 1 सदस्य भी ज्यादा है। इसमें लास्ट लेटर कौन सा? 9, यानी इसमें अंतिम देश जो जुड़ा है वो है नौरू। इसमें लास्ट नंबर कौन सा? 0, यानी अंडा। और इसमें कौन सा देश जुड़ा है? अंडोरा। कौन सा देश? अंडोरा। ट्रिक ही समझ लीजिए। एडीबी क्या है? एडीबी है एशियान डेवलपमेंट बैंक, जो एशियान ग्रुप से रिलेटेड है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस के मनीला में है। एडीबी एशियान डेवलपमेंट बैंक्स का हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते? 63। बट आसियान में कंट्री कितनी है? 10।
बैंक में ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवा लिया जाता है। हाल ही में मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक, अभी हाल ही में सूचना मिली थी कि अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक लॉन्च किया गया था अधिवक्ताओं की सेफ्टी के लिए। क्यों? दिन दहाड़े एक वकील साहब की जान ले ली गई थी। उसी तरह मीडिया कर्मी की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। कोई मीडिया कर्मी अगर खुल के बोलेगा नहीं, अगर डर के मारे वो बोलेगा क्या, वो सबसे डरता रहेगा कि कोई बुरा मान जाएगा, कोई मंत्री बुरा मान जाएंगे, या कोई जो सरकार में है वो बुरा मान जाएगी, तो हो चुकी मीडिया 150वें नंबर की जगह 199 पहुंच जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 लॉन्च किया गया है, पारित किया गया, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में पारित किया जा चुका है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पारित करवाया है। तो कौन सा है? मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक। इसमें अगर कोई भी पर्सन, कोई भी नेता मंत्री कोई भी हो, अगर वो मीडिया कर्मी को धमकाया, भड़काया, उनको पीटा, मारा, उन पर जानलेवा हमला किया, तो उनको सजा हो जाएगी, उनको कारावास हो जाएगा और जुर्माना भी होगा। लेकिन अगर वकील साहब अगर मीडिया कर्मी ने खुद ऐसा कुछ दुष्प्रयोग किया इस कानून का, तो इनको भी सजा हो जाएगी। मुख्यमंत्री मितान योजना, कुछ इंपॉर्टेंट योजना देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है? ये योजना है कि आपके घर आय, जाति, निवास, जन्म सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट, माने शादी करके भूल गए सर्टिफिकेट लाना, भूल गए तो शादी सर्टिफिकेट घर पे डिलीवरी होगी। इसी के साथ साथ लगभग 100 तरीके की चीजें आपके घर डिलीवर होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो समझ लीजिए, सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाएंगी घर पे ही। इसके बाद है इसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ये कौन सी योजना है? न्याय योजना। जो भूमिहीन किसान है, जो दूसरों की खेती पर खेत पर खेती करते हैं, मतलब उनके पास खुद की पर्सनल जमीन नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? उनके पास तो कुछ आय का साधन नहीं है ना, तो सरकार ने ऐसे 12 लाख लोगों को चिन्हित किया है। कितने? 12 लाख लोगों को चिन्हित किया है और उनको हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद की खेत तो नहीं है, कम से कम सरकार की तरफ से थोड़ी राशि मिलेगी तो वो सम्मानजनक जिंदगी जी पाएंगे। इसके बाद कुछ और योजना है, कौशल्या योजना। अगर किसी औरत को कोई दूसरी बेटी होती है तो इनको 5,000 रुपए की बम्पर राशि सरकार प्रदान करेगी। जीवला योजना क्या है? महाराष्ट्र में अगर आप जेल में हैं और आपको पर्सनल लोन चाहिए कि मोबाइल खरीदनी है, मूवी देखनी है, वहां पे अंदर पूरा कैंटीन वैंटीन होता है, चाय समोसा खाना है, 5,000 रुपए का लोन देगी, पर्सनल लोन। अग्निपथ योजना कब लॉन्च हुई थी? डेट पूछ सकता है, तो ये हुई थी 14 जून 2022। और अग्निपथ योजना में जो सैनिक बनेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? अग्निवीर। इसके बाद हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? ये राज्य युवा नीति क्या है? युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए अलग से कुछ नियम कानून होंगे। हर साल युवा गेम बनाया जाएगा, बजट में युवा बजट अलग से पास होगा, और साथ में ही युवाओं के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया गया है। 100 करोड़ का, 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया कि अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के कॉलेज पास होने के बाद अपना स्टार्टअप खोलना चाहे तो उसको इसमें से सहायता प्रदान की जाएगी। साथ में उच्च शिक्षा के लिए सरकार प्रेरित करेगी, सहयोग करेगी। तो किस राज्य के द्वारा है? मध्य प्रदेश। हर साल खेलो एमपी यूथ गेम भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, इस बार शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल है, आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लकी बिल ऐप सबसे पहले कहाँ किसने लॉन्च किया? तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए है? जीएसटी चोरी रोकने के लिए। किस चीज को रोकने के लिए? जीएसटी की चोरी रोकने के लिए। हर चीज को ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगी। जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये कुओं के जल स्तर की जांच करेगा। किसके जल स्तर की? कुओं के जल स्तर की। इसके बाद है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। किस सरकार के द्वारा है? यूके, उत्तराखंड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है।
वहां के बच्चों को मतलब जो बच्चे हैं, युवा है, हाई क्वालिफाइड एजुकेशन दी जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, ताकि उच्च शिक्षा में बेहतर से बेहतर कर सके, सिर्फ डिग्री लेके घर पे ना बैठ जाए। निदान जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है एनसीबी। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जो भी लोग मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़े जाएंगे, यानी गिरफ्तार हुए या संलिप्त पाए गए, उनका विवरण के लिए ये निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी जल संचय। कौन सा है? राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ राजस्थान में। सबसे ज्यादा पानी की कमी कहां होती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में ये योजना लॉन्च की गई है। अब गर्मियों के दिन आ रहे हैं, तो अब इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। और कितने गांव जिलों को लिया गया है? 33 जिलों को लिया गया है। अभी हाल ही में 19 नई जिले, 33 जिले टोटल है ही राजस्थान में, लेकिन 19 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। अब टोटल हो जाएंगे 50 और 3 संभाग की घोषणा की गई है राजस्थान में अशोक गहलोत के द्वारा। तो 33 जिले हैं इसमें। 33 जिले के करीब 4600 गांव इसमें आते हैं। और कितने? 2600 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको शुरू किया गया है, ताकि इस जल का समुचित प्रयोग हो सके, सबको उपलब्ध हो सके और लोगों को जल की समस्या से जूझना ना पड़े। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% हर घर जल घोषित राज्य, ये राज्य लिखा है ना, जिला है ना, गांव है, ध्यान दीजिएगा। तो राज्य कौन सा है? गुजरात। सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। हर घर आरओ जल। आरओ क्या होता है? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। जल वाला पहला गांव कौन सा है? तो ये है भरतौल। कौन सा है? भरतौल। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। हर घर जल प्रमाणन वाला, सर्टिफिकेशन के लिए प्रमाणन वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा वाले बीच पे, गोवा। इसके बाद भारत का पहला अमृत सरोवर कहां है? ये है रामपुर में। कहां पे है? रामपुर में है। रामपुर किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला वाटर सरप्लस शहर कौन सा है? ये बन गया है इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। हाल ही में वर्ष 2022 से क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, क्या नाम है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड दिया गया इनको। आप देख रहे होंगे, क्या नाम है इनका? आसिफ शेख। आसिफ शेख को अवार्ड मिला हुआ है ऑप्शन नंबर 3 पे। ये किस राज्य के हैं? नेपाल के हैं। किस राज्य के हैं? नेपाल के हैं। एक मैच के दौरान इन्होंने खेल भावना का प्रदर्शन किया। ये खेल भावना के लिए देता है, खेल जीतने के हारने के लिए नहीं दिया जाता। खेल भावना क्या होती है? खेल जीतने के लिए तो सब लोग खेलते हैं, लेकिन खेल को सही तरीके से खेलना खेल भावना होती है। इन्होंने सामने वाले पर्सन के आउट हो जाने पे भी उसका सपोर्ट किया और इसको मना कर दिया। तो आसिफ शेख को ये अवार्ड मिला है खेल भावना दर्शाने के लिए। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेन वॉन के सम्मान में कहां का नाम बदल दिया गया? किसके पुरस्कार का नाम बदल दिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया के सम्मान का नाम बदल दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो ये है उड़न परी, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की उड़न परी। अब उड़न परी कौन है? ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है PT उषा। कौन है? PT उषा। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां होगा? तो ये होगा योगी बाबा के शहर में, उत्तर प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में लॉन्च होगा? मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान के, यानी इनको मामा बोलते हैं, मामा के यहाँ। 2023 का आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन होगा? एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि मामा किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा जाता है, या मामा किसका उपनाम है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था और लोग कंफ्यूज हो गए थे, ये मामा कौन आ गया? तो वो थे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। 2023 का आइस हॉकी चैंपियनशिप इसको जीता है ITBP। कौन? ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम, क्या नाम है, ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम, यही वो बिल्डिंग है जो कि साउथ इंडिया में पड़ती है। साउथ इंडिया में कहां पे है, तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन अभी भारत में सिर्फ 28 राज्य हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और इस समय ये तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति हैं और 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति निलयम में आई हैं। ये निजाम शाह, हैदराबाद के जो निजाम शाह थे उनकी ये कोठी थी, जिसको भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। इसको अभी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दर्शकों के लिए, यानी घूमने वालों के लिए, विजिटर्स के लिए इसको खोल दिया गया है। इसकी जो ज्ञान लाइब्रेरी है, इसमें ज्ञान लाइब्रेरी बनाई गई है, ज्ञान गैलरी बनाई गई है, ज्ञान गैलरी। इस गैलरी में अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में, उनके कार्यकाल, उनके कार्य करने के तरीके और ढेर सारी चीजें उस गैलरी में लगाई गई, जहां इससे पहले अस्तबल के तौर पे काम होता था। ऐसी भारत में प्रथा है कि हर साल 4 से 5 दिन के लिए राष्ट्रपति यहाँ जाते हैं और यहाँ से अपने ऑफिशियल काम करते हैं। यानी एक तरह से ये है कि भारत के दक्षिणी भाग को भी एक बार राष्ट्रपति वहां पे बैठ के काम करते हैं, ताकि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहे। और ये किस जिले में है, सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद और भारत के किस राज्य में, तेलंगाना में है। और कहां पे है, बोलारम, कहां पे, बोलारम किस राज्य में पड़ता है, तेलंगाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन। विमानपत्तन क्या होता है, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले तो कंफ्यूज हो गए होंगे। विमानपत्तन मतलब एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, भारत पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है, तो एयरपोर्ट इससे आगे ही चल रहा है। इंडिया का टारगेट है 2070 टारगेट है, इनका टारगेट है 2030। इंडिया का टारगेट है 2047 कि हम कार्बन एमिशन को कम कर देंगे एकदम 90% तक। इनका टारगेट 2023। इन्होंने लगभग उसको अचीव किया, जिसमें 4+ की रेटिंग मिली है 2 राज्यों के एयरपोर्ट को, नई दिल्ली को और मुंबई को। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। और इसके बाद 3+ की रेटिंग मिली है हैदराबाद और बेंगलोर को। 2+ की रेटिंग मिली है वाराणसी के बाबतपुर को। इसका नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 26। अब हम 3 आर्टिकल एक साथ देखेंगे। आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि धार्मिक अनुष्ठानों के प्रबंध करने की आजादी। क्या, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रबंध करने की आजादी। अगर आप कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई अपनी ग्रुप बनाना चाहते हैं, कोई संघ बनाना चाहते हैं, कोई भारतीय राष्ट्रीय ऐसा कुछ करके धार्मिक संघ बनाना चाहते हैं, कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, दान दक्षिणा लेना चाहते हैं, सब करिए एकदम बेफिक्र होकर, कोई भी सरकार का रोक टोक नहीं, अब पे नहीं रहेगा। यानी धार्मिक अनुष्ठानों की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 27 है कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, नो टैक्स ऑन धर्म, यानी धर्म पे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसीलिए लोग अपने टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, मंदिर के ट्रस्ट से ही संबंध बना लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं कि भाई आप 30 करोड़ का टैक्स बचा लीजिए, हमारा 100 करोड़ हमारी कमाई हुई है, 30 करोड़ सरकार ले लेगी, आप 10 करोड़ आप ले लीजिए, 20 करोड़ हमको दे दीजिएगा। तो ये सब चीजें होती हैं और ये सब बहुत बुरी चीजें हैं। आर्टिकल नंबर 28 है कि कहीं भी कोई भी सरकारी कॉलेज जो सरकार के द्वारा चल रहा है वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसी में एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किसी से भी बलपूर्वक नहीं कराए जाएंगे, जिसका अपना इच्छा है वो खुद पूजा करे, अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, कोई भी प्रेशर डाल के आपसे पूजा पाठ नहीं कराएगा। आज का रिवीजन कर लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन के लिए 4+ का उच्चतम स्कोर दिया है, नई दिल्ली और मुंबई को 3+ दिया है, हैदराबाद और बेंगलोर को 2+ दिया है, वाराणसी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ पे किया, सिकंदराबाद के बोलारम में। कहाँ पे, सिकंदराबाद के बोलारम में। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया, आसिफ से, कहाँ के, नेपाल के, खेल भावना के लिए दिया गया है।
राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। राज्य युवा नीति किसने लॉन्च की? युवा पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके बाद मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पहली बार किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र। दूसरी बार किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़। और अधिवक्ता सुरक्षा कानून किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। इसके बाद है कि 9वां सदस्य कौन बना है? एनडीबी का, एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का 19वां सदस्य कौन सा बना है? ये बना है मिस्र। अफ्रीका अरब देश का है मिस्र। इसके बाद आज का कोट है, एक मिनट, खुलजा सुमसिम। आज का कोट है, लाख दलदल हो सही पांव जमाए रहिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रहिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं? कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू।